नमस्कार दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों का सृजन किया गया है और उसकी क्या एज लिमिटेशन रहेगी, कौन से अभ्यर्थी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बात करते हैं कि क्या इसकी पदों की संख्या है। तो 935 पदों की संख्या है, जिसमें 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है बिहार के महिलाओं को जो यहाँ के स्थायी निवासी है, और उसमें 935 में से टोटल 319 पद है जो महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा। यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित की बात करें यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में तो 374 पद है टोटल, जिसमें से 131 है जो महिलाओं के लिए जनरल कैटेगरी में रिजर्व है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 93 पद टोटल है, जिसमें 33 पद क्या है तो 1/3 क्या है तो लगभग ये 33 सीट है जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। किसमें तो ईडब्ल्यूएस में। अनुसूचित जाति की बात करें तो इसमें 150 टोटल पदों की संख्या है और इसमें 53 पद है। अनुसूचित जनजाति जो बाकी बच गया वे सारे पुरुष इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति में 10 टोटल सीट है और इसमें 4 क्या है तो इसमें पदों की संख्या है जो महिलाओं के लिए रिजर्व है। वहीं ईबीसी की बात करते हैं तो 168 टोटल पद, जिसमें 59 क्या है तो महिलाओं के लिए है, और पिछड़ा वर्ग यानी बीसी क्लास के लिए क्या है तो 112 पदों की संख्या टोटल है और उसमें 39 क्या है तो इसमें महिलाओं के लिए, बीसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। वही बात करते हैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी कुछ सीटों का है जो रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें 28 पदों हैं जो टोटल है 28 पद, और उसमें टोटल क्या है तो 28 पद की इस तरह से वैकेंसी दी जाएगी जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दिया गया। यहाँ देख सकते हैं कि इसमें भारतीय उम्मीदवार की बात किया गया है, यानी कि भारत के कोई भी राज्य के अभ्यर्थी यहाँ के फॉर्म भर सकते हैं, इसका मतलब यही हुआ। और इसमें लेकिन जो अस्थाई निवासी है, ठीक है, अस्थाई निवासी है उसको है जो आरक्षण का यहाँ पे लाभ दिया जाएगा, जिससे कि 35%। और इसके बाद किया जाएगा डोमिसाइल की बात करते हैं तो डोमिसाइल इसमें भी लागू रहेगा, क्योंकि बिहार सरकार का ऐसा अनाउंस किया गया कि इसमें बिहार में सारे एग्जाम्स में डोमिसाइल है जो लागू होगा। तो और भी बात करते हैं आगे क्या रहेगी, तो इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं और भी, तो इसमें और दे रहा है क्या तो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके जो नाती नतनी पोता पोती जो भी इसके एलिजिबल हैं वो उनके लिए सीटों की संख्या क्या रखी गई है, 19 पदों की संख्या उसके लिए रिजर्व रखी गई है। वही बात करते हैं कि दृष्टिबाधित हो गया तो उसके लिए 10 सीट है। ओडी डीडी में क्या है तो 9 सीट है। मुख बधिर में, चलन दिव्यांगता में 9 सीट है, और मनोविकार और बहुत दिव्यांग में यानी कि एमडी कैटेगरी से जो आते हैं दिव्यांगता श्रेणी में, उनके लिए 9 सीट है जो रिजर्व किया गया है। और यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि ये जो रिक्ति दी गई है 935, इसमें घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, ये डिपेंड करता है क्या तो किस तरह से वैकेंसी और आगे ऐड होती है, सब्सट्रैक्ट होती है। इसका वेतनमान की बात करते हैं तो इसमें लेवल 5 की नौकरी है क्या तो वेतन स्तर इसका 5 है और 29,200 रुपया इसका मूल वेतन है। क्या 29,200 रुपया एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में भी परिवर्तन हो सकता है आने वाले समय में। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कोई भी है जो ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी मानक है जो विश्वविद्यालय से इसका ग्रेजुएशन प्राप्त होना चाहिए। इसके बारे में बात करते हैं तो कोई भी सिंपल यदि ग्रेजुएशन भी किए है तो इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उम्र सीमा की बात करते हैं तो 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम, यहां देख सकते हैं 1 अगस्त क्या है तो यहाँ 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आपका उम्र होना चाहिए, कम से कम 21 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए। और वहीं पे अनारक्षित पुरुष की बात करते हैं तो 37 वर्ष क्या है तो अधिकतम होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष और महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है जो मैक्सिमम होना चाहिए, और मिनिमम सारे के लिए क्या है तो 21 वर्ष है। और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए क्या पुरुष और महिला के लिए मैक्सिमम हो सकता है 42 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से मिनिमम और जो मैक्सिमम एज है, मिनिमम एज की बात करें तो 1 अगस्त 2025 को इसको काउंट किया जाना चाहिए, यानी कि 1 अगस्त 2025 को आपका है जो डेट ऑफ बर्थ है जो क्या इसमें कंप्लीट रूप से जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे दिया गया है उसी के अनुसार है जो जांचा जाएगा कि आपका 21 वर्ष पूरा हुआ है या नहीं। और यहाँ देख सकते हैं और भी बात करते हैं तो 5 वर्ष का छूट का भी प्रावधान दिया गया है। वैसे जो सरकारी सेवक हैं, सरकारी सेवक हालांकि उसके जो आयु में छूट दी जाएगी तब दी जाएगी जब वो 5 अटेम्प्ट जो दिया गया है सरकार के द्वारा, यानी सरकारी सेवक है वो तभी उसको इसका लाभ मिल सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक को आयु सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य होगा। इसमें कह रहा है कि देख सकते हैं कि 5 वर्षों की छूट अनुमान है, परंतु उक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा अधिकतम 5 अवसरों का अभी तक उपभोग नहीं किया गया हो, तभी है जिसको एज में भी छूट दिया जाएगा।
बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने यानी परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर ही अनुमान दिए जाएंगे। यहाँ इस तरह से देख सकते हैं। और भी बात करते हैं तो अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों को है जो 10 वर्षों की छूट दिया गया है, तो इसके बारे में देखेंगे। और इसमें है जो अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक है जो वैध होना चाहिए। और यहां बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों उम्र में क्या 3 वर्षों की छूट दी गई है, और वहीं क्या तो उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में उसको प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं तो किस तरह से चयन प्रक्रिया होगा, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी इंटरव्यू की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि साक्षात्कार जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसके अंतर्गत नहीं लाया गया है, इसको इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि उसके चयन के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ होगी, यानी कि ऑब्जेक्टिव लेवल का परीक्षा होगा। और इसके अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को कम से कम 40% जो मिनिमम जो लाना चाहिए, मार्क्स लाना चाहिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए उम्मीदवार को 34% और एससी और एसटी महिला और निःशक्त जो दिव्यांग है उनके वो ऐसे उम्मीदवार के लिए 32% है जो कम से कम उसका मिनिमम मार्क्स लाना चाहिए। वही बात करते हैं कि क्या इसके विषय रहेंगे, कौन कौन से परीक्षा की प्रकृति क्या रहेगी, प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, क्या परीक्षा की अवधि रहेगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य भाषा के एक पेपर होगा जिसमें कि समान अंग्रेजी से 30 प्रश्न है जो 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें और समान हिंदी से पेपर भाग 2 में 70 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव रहेगा और प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, 100 रहेगी, और इसमें 1/3 निगेटिव भी रहेगा, और साथ साथ इसमें 2 घंटा का पेपर होगा, 100 टोटल मार्क्स रहेगा। यानी कि इसमें देख सकते हैं कि इसका कह रहा है कितना, तो 30% मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा बोथ लैंग्वेज में, यानी कि दोनों मिला करके कम से कम 100 नंबर में से 30 नंबर लाना पड़ेगा, जिसमें से देख सकते हैं 30% क्या हो गया, 9 हो गया, और इसमें 70 का 30% 21 हो गया, यानी टोटल 21 9 टोटल 30 मार्क्स है जो कम से कम आपको लाना होगा इसमें क्वालिफाई करने के लिए। वही समान अध्ययन दूसरा की बात करें तो इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, इसमें मेरिट के लिए यही 2 पेपर को ऐड किया जाएगा, क्या मेरिट में, और इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें 2 घंटा पीरियड रहेगा, 2 घंटा में आपको एग्जाम लिया जाएगा, और उसमें टोटल मार्क्स क्या रहेगा, 100 मार्क्स रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा इसमें। और समान योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटे का रहेगा, और इसमें टोटल मार्क्स कितना रहेगी, तो 100 रहेगी, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, और इसमें 1/3 निगेटिव दिया गया है। क्या प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए भी 1/3 है, यानी कि 1/3 निगेटिव काफी है जो अच्छी तरह से आपको पेपर को सोल्व करना है, क्योंकि 1/3 यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको है जो 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो एक सही जो किए हैं वो खत्म हो जाएगा, तो इस तरह से समझ सकते हैं। और भी बात करते हैं तो समान भाषा और समान अंग्रेजी का जो पेपर होगा ये मात्र क्वालिफाइंग होगा, बस आपको है जो इसमें कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जो जैसे 21 नंबर इधर और हिंदी में, और 9 नंबर क्या है तो इंग्लिश में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और देख सकते हैं 30% है जो अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, और समान अंग्रेजी और समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर भी अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा, ठीक है। और समान अंग्रेजी और समान हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थता पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि आपका है जो इस तरह से आगे विचार नहीं किया जाएगा कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो समान भाषा सिलेबस की बात करें, किस तरह से सिलेबस दिया गया है। समान भाषा की बात करते हैं तो जैसा आप लोग देखते आए हैं शुरू से कि समान भाषा में समान अंग्रेजी और समान हिंदी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की साझेदारी की जांच की जा सकेगी, जैसे हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान अध्ययन की बात करते हैं तो समान विज्ञान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि जो करंट अफेयर है जो भी पूछा जाएगा, भारत का इतिहास, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग और यहाँ के महत्वपूर्ण नदियां के बारे में विशेष रूप से फोकस करना है। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था किस तरह से है वो आपको देखते हुए चलना है। आजादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या रहे, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कैसा रहा, इसमें बिहार का योगदान को भी है जो क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। तो इसलिए बिहार स्पेशल को काफी इंपॉर्टेंट से आपको, जैसे बिहार तथ्य संग्रह एडिटोरिया का लाया गया है उसको भी पढ़ सकते हैं, बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स जो अभी मैगजीन आया है उसको भी खरीद कर पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से तैयारी यहाँ से भी कर सकते हैं। समान योग्यता की बात करते हैं जनरल एप्टीट्यूड की, तो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पूर्ण संख्या का अभिकलन क्या है, दशमलव और
भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, सादृश्य, समानता, भिन्नता और स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, ऐसे है जो क्या दिए गए हैं इसमें सिलेबस। यहाँ पे एक बार आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा और जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार, यानी कि सारे जो प्रमाण पत्र है उसको, जो आपने दावा किया था कि हमारा ये क्या रिजर्वेशन जो हम अवेल करते हैं यानी कि प्राप्त करते हैं, वो कहाँ से आप प्राप्त करते हैं, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ठीक है, तभी हज को मेधा सूची में आपको हज जो लाया जाएगा, अन्यथा उससे बाहर कर दिया जाएगा। मेधा सूची की बात करते हैं तो लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा, मेरिट लिस्ट तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार, यानी कि जो जनरल स्टडीज का जो पेपर है, यानी कि जो एप्टीट्यूड और ये दोनों का जो मेरिट जिससे बनेगा उसके आधार पर ही है जो क्या किया जाएगा, तो समान अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार ही मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा और समान अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपका है जो लेटर से आपका नाम को वरीयता दी जाएगी। यहां देख सकते हैं। और बात करते हैं आगे। करा इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं दिया गया है। आरक्षण की बात करते हैं तो यहां देख सकते हैं जो आरक्षण आपको शुरू से मिलता आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन यदि आप टिक नहीं करते तो आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। और आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको आरक्षण की व्यवस्था दी जाएगी। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात आपको किसी न किसी रूप में बिहार राज्य से आपका अस्थायी निवास होना चाहिए। जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये देख सकते हैं। आवेदन में दिया गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए उम्मीदवारों को स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए यदि आप यहाँ के परमानेंट निवासी हैं तभी ही आपको आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है जो जमा करना अनिवार्य हो जाता है। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थायी निवास अंचल के राज्य के सरकार के द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी, अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र है वो उसको आपको बनवाना पड़ेगा। SC ST की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र है जो, और मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है जो आपको बनवाना पड़ेगा। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की बात करें तो कई कमेंट करते रहते हैं कि क्या विवाहित महिला, जैसे बिहार से महिला चली गई, यूपी में भी उसकी शादी हो गई, तो यूपी की महिला क्या यहाँ पे भर सकती है? नहीं, तो उसका रिजर्वेशन का लाभ उठा सकती है, क्योंकि उसका जो बनेगा रिजर्वेशन बनेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा कहाँ, तो उनके पिता के नाम से बनेगा। वहीं किसी पति का विवाह हो गया है कहाँ, यूपी से वो आ गई है, ठीक है, यूपी से बिहार में आई है, तो क्या होगा, तो उसका है जो प्रमाण पत्र कहाँ से बनेगा, तो यूपी से बनेगा, जिस कारण से उस स्थिति में वो क्या आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएगी। यहाँ देख सकते हैं कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति और स्थायी निवास क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पिता के स्थायी पता से ही निर्गत होना चाहिए, न कि उसके पति के नाम और पता से। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्लियर कर दिया है, तो आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे और भी कुछ देख लेते हैं। तो यहाँ जो EWS के लिए जो 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई उसके लिए सर्टिफिकेट बनाना होगा, और भी है जो ये सब चीज़ों को आप देखते हुए चलेंगे। और आरक्षण कोटि की बात करते हैं तो कोटि का कोड क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से कोड दिया गया है आरक्षण में कौन से कैटेगरी का आता है। ठीक है, और यहाँ देख सकते हैं कि समान दिव्यांग जन को क्या आरक्षण मिलेगा, तो 4% है जो बिहार के गवर्नमेंट जॉब में 4% है जो आरक्षण की व्यवस्था की गई। तो देख सकते हैं कि इस विज्ञापन में वर्णित रिक्ति के अनुसार 4% क्षैतिज आरक्षण है जो किसको दिया जाएगा, तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, और ये 22 जनवरी 2021 में ऐसा लाया गया था। ठीक है, चलिए आगे, और उसके लिए आपको है जो कम से कम सर्जन CMO से उस तरह से बनवाना पड़ेगा, और उसका है जो प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे आप अपने एक कैटेगरी के अनुसार। और 40% से कम दिव्यांगता वाले जो लिखने और में असमर्थ अभ्यर्थियों के लिए भी इस तरह से श्रुति लेखक और अन्य सुविधा का दावा करने की स्थिति में उसके लिए क्या है, तो इस तरह से प्रमाण पत्र भी जमा करना अनिवार्य हो जाता है। चलिए, और भी फ्रीडम फाइटर्स वाले के लिए भी उस तरह से आपको बता दिया कि इसमें सीटों की रिजर्वेशन दी गई है। चलिए, और ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से क्या क्या मांगा जा सकता है, तो इसमें देख सकते हैं मैट्रिक का प्रमाण पत्र जिसमें कि जन्म तिथि के साक्ष्य उपलब्ध रहेंगे, और
स्नातक या समकक्ष यानी ग्रेजुएशन से रिलेटेड, या जो कह सकते हैं कि ग्रेजुएशन का आपको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, उसका अंक पत्र यानी कि मार्कशीट जमा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग, और या तो वो डिटेल में लेगा, अपलोड करेगा डॉक्यूमेंट, या फिर आपको जस्ट वहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनना चाहिए। एससी और एसटी के उम्मीदवारों के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम और पता से निर्गत जाति और अस्थायी प्रमाण पत्र है जो बनना चाहिए। और बिहार राज्य के स्थायी निवासी अन्य आरक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से ही निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र बनेगा। तो इस तरह से आप चीजों को देखते हुए चलेंगे। चलिए और भी देख लेते हैं। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लेंगे। और सबसे पहली बात, हाल ही के खींचा हुआ 4 पासपोर्ट आकार का 4 फोटो है जिसमें लगेगा, यानी कि रिसेंट फोटो रहेगा और ये हाल के खींचा हुआ रहेगा। ठीक है, पासपोर्ट साइज का। ठीक है, आईडी जैसा कि आवेदन में दावा किया है क्या क्या रहेगा, ये सब चीज़ों को आप पढ़ लेंगे। ठीक है, जो कर रहे हैं केंद्र सरकार, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यदि किसी गवर्नमेंट जॉब में तो आपको एनओसी है जो वहां से लाना पड़ेगा, लाके जमा करना पड़ेगा, जैसे कि सारे एग्जाम्स में होते हैं। ठीक है, बाकी सब ये सब देखते हुए चलेंगे। 100 रुपया यहाँ देख सकते हैं कि परीक्षा शुल्क है जो बिहार सरकार के द्वारा भी अनाउंस किया गया कि बिहार में जितनी सारी परीक्षाएं प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा उसमें मात्र 100 रुपया आपको लिया जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपया है जो जमा किया जाएगा। और अभ्यर्थी को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा इस तरह से दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाता, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में भी 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फॉर्म को फिलअप करना है। और ऑनलाइन जो आवेदन स्टार्ट हो रहा है, इस सबसे बड़ी बात कब स्टार्ट हो रहा है, तो 27 अगस्त से इसका स्टार्ट हो रहा है, 27 अगस्त 2025 से। और आवेदन भरने की अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 26 सितंबर 2025 हो जाता है। कब? 26 सितंबर 2025, यानी कि लगभग 1 साल 1 महीना है जो 1 मंथ है जो क्या टाइम दिया जा रहा है आपको फॉर्म फिलअप करने का। इसमें देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः हार्ड कॉपी में आवेदन या कोई पूरक कागजात यदि दिया जाता है तो वह हार्ड कॉपी आवेदन और कागजात और उसके आधार पर किया गया कोई दावा अनुमान नहीं होगा। तो वह सब चीजों को आपको कहीं भी हार्ड कॉपी आयोग कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अप्लाई करेंगे उसका आपको बस रखे रहना है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, और इसका आवेदन कहाँ से कर सकते हैं तो www.bpsc.bihar.gov.in पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किस तरह से OTR पहले क्रिएट करना होगा, जो बीपीएससी के द्वारा वन टाइम जो OTR की व्यवस्था लाई गई है। तो बीपीएससी के लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के वेबसाइट पर जाना होगा और वहां पे वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR करना अनिवार्य है। इसके लिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आप OTR करेंगे। भविष्य में आयोग के द्वारा प्रकाशित होने वाले सभी विज्ञापन हेतु अब OTR को मान्य किया गया है। OTR किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन नहीं है, यह केवल आवेदक से जानकारी एकत्र करना और प्रत्येक आवेदन को अपनी प्रोफाइल बनाए रखने के लिए इस तरह से एक डैशबोर्ड समझ सकते हैं कि इस तरह से बनाया गया है। तो OTR आपको करना अनिवार्य हो जाता है और इसके लिए आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर कंपलसरी कर दिया गया है। अपने ईमेल के इनबॉक्स या स्पैम में अपना ईमेल OTP भी देख सकेंगे। जो उम्मीदवार बीपीएससी के द्वारा विज्ञापित किसी भी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उन्हें OTR में दिए गए पासवर्ड का ही उपयोग करना होगा। एक से अधिक OTR की अनुमति नहीं है, इससे आपका आवेदन भी रद्द हो सकता है। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन करते समय ये OTR के बारे में आप है जो डिटेल में पढ़ लेंगे, क्या है ये नहीं है। ठीक है, चलिए इसका वेबसाइट दे दिया गया है। OTR के क्रम में क्या क्या रहेगा, तो OTR के क्रम में भरे गए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका लिंग क्या है, आधार संख्या क्या है, जन्म तिथि में परिवर्तन और सुधार करने का भी कोई प्रावधान यहाँ पे OTR में नहीं दिया गया है। तो एक बार में जो फॉर्म फिलअप करेंगे OTR करेंगे तो उसको पूरी तरह से आपको सही तरीके से करना है। आवेदक को आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से अपलोड करने की आवश्यकता होगी, जिसे डिजी लॉकर अकाउंट के साथ माध्यम से ये अपलोड किया जाएगा। यानी डिजी लॉकर पे आपको है जो सारा जो डॉक्यूमेंट्स है वहां से आपको अपलोड किया जाएगा। कहाँ पे, तो बीपीएससी के साइट पे। तो इंस्ट्रक्शन फॉर डिजी लॉकर किस तरह से काम करेगा, तो मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा। OTR की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी तो उसमें डिजी लॉकर का मेरी पहचान पोर्टल खुलेगा। यहाँ मेरी पहचान पोर्टल खुल जाएगा और जिन अभ्यर्थियों के पास डिजी लॉकर का अकाउंट उपलब्ध है तो डिजी लॉकर अकाउंट का कंसेंट है जो मांगते हुए साइन इन करना होगा। और अगर आवेदक के पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो न्यू साइन अप करते हुए डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और डिजी लॉकर का कंसेंट है जो आपसे मांगकर फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। यदि आवेदक ने पहले ही डिजी लॉकर पर दस्तावेज अपलोड किया है और OMS को एक्सेस दी है तो वे सीधे वहां से उन दस्तावेज को है जो लिंक करा सकते हैं।
यदि आवेदक डिजी लॉकर के पोर्टल के माध्यम से प्रोसीड नहीं करना चाहते तो ब्राउजर के बैक बटन पर क्लिक करने के बाद है जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल खुलेगा और वहां से इस तरह से लॉगिन क्रेडेंशियल इंटर करते हुए आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहेगा, एड्रेस क्या रहेगा, अदर इन्फॉर्मेशन रहेगा, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, और ये क्या रहेगा तो इसमें प्रोफाइल क्रिएशन के समय ये क्या डैशबोर्ड में दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपीरियंस क्या रहा है, इसमें अपलोड फोटो, सिग्नेचर और प्रोफाइल लॉक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना है और इसमें व्यक्तिगत जानकारी भी देना होगा, जैसे कि इस चरण में आवेदक को कुछ अनिवार्य जानकारी भरना होगा, जैसे स्वयं की जाति और श्रेणी विवरण, यानी कौन से कैटेगरी में आता है, ओबीसी, जनरल, SC ST, और आवेदक को अपनी किसी भी प्रकार के दिव्यांगता, खेलों का विवरण, भूतपूर्व सैनिक, NCC कैडेट, सरकारी कर्मचारी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अंत में आवेदक को सेव बटन पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से डिजी लॉकर में किस तरह से आप है जो फाइल को कहाँ से अपलोड करेंगे, तो इस तरह से व्यवस्था यहाँ से की गई है। सारा चीज़ है जो आपको बताया गया है और यहाँ सेम एज एबव पर क्लिक करके अंत में आवेदक को सेव बटन पर क्लिक करना होगा। अन्य जानकारी के लिए यहाँ देख सकते हैं, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। योग्यता संबंधी जानकारी क्या है, तो इसमें आवेदक को अपनी शैक्षणिक योग्यता का विवरण दर्ज करना होगा। आवेदक कम से कम 10वीं और 12वीं से आगे तक की जानकारी प्रदान कर सकता है। और इस चरण में शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता का नाम, विषय, राज्य बोर्ड, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक योग्यता की स्थिति क्या रही है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे ये क्या फिलअप करना होगा। ठीक है, और इसमें और भी जानकारियां हैं जो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लेंगे, क्या फोटो और हस्ताक्षर किस तरह से प्रोफाइल लॉग किया जाएगा। तो सारा चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे एक बार एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ करके आपको जब फॉर्म भरने के टाइम में इसको देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन के बाद देख सकते हैं कि इसमें आवेदन में अंकित किसी सूचना में संशोधन का प्रावधान नहीं दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। चलिए, और बाकी सब जो डिटेल में है उसको देख लेंगे आप। ठीक है, माई अकाउंट टैब, ये सब स्थिति बन जाएगी। चलिए, तो इस तरह से दिया गया है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, और इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो कितना है, तो 935 है। और इसमें तो आप तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, अभी से शुरू से ही मैथ्स और GS पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। और जिसके वैसे अभ्यर्थी जो इंग्लिश में है जो कंफर्टेबल नहीं है, और ये बिहार के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यदि SSC एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते तो उसकी इंग्लिश है जो खराब रहती है, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं क्या, तो इसमें अभी से ही शुरुआत करेंगे। आपको इंग्लिश अभी से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे बेसिक ग्रामर हो गया, किस तरह से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या टेंस है, प्रोनाउन है, नॉन है, किस तरह से उसका यूज होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किस तरह से पढ़ते हैं, उसके बारे में आप अभी से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे बहुत सारे बुक्स आते हैं जो इंग्लिश का, उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ साथ आपको हिंदी को भी लाइटली नहीं लेना है, और साथ साथ GS को तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि GS और मैथमेटिक्स है जो मुख्य रूप से आपको क्या करेगा, तो मेरिट डिसाइड करेगा। यानी कि 200 नंबर में कितना मार्क्स जितना से ज़्यादा लाने की कोशिश करें, ताकि आपका क्या हो, तो मेरिट आपका बन सके। बहुत ही अच्छा पोस्ट है और आपके लिए एक सुनहरा मौका है। जो BPSC जो एग्जाम उस तरह से नहीं देते हैं, जो 71st या उस तरह से, तो उसमें है जो इस तरह से आपके लिए व्यवस्था है कि आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे जो बिहार SSC CGL की परीक्षा की तैयारी करते हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, काफ़ी जो अच्छा सुनहरा अवसर है, क्योंकि दोनों पोस्ट मिलाकर 1481 उधर दिया गया बिहार SSC CGL में, जो अभी पेंडिंग किया गया है, लेकिन अभी वर्तमान में अभी पेंडिंग है, लेकिन अब कुछ समय के बाद उसको भी फिर से रिलीज किया जाएगा, क्योंकि उसमें 100 रुपया का जो फीस दिया गया था वो उसमें अप्लाई नहीं था। इसलिए बिहार सरकार के बाद जो 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि 10% ये 100 रुपया है जो उसका फी लगा जाएगा, लेकिन उसमें है जो पूरी तरह से उसको कंप्लीट नोटिफिकेशन फिर से तैयार करके भेजा जाएगा। तो इस तरह से आपको एग्जाम की तैयारी करना है। और जीत बैच जो बिहार SSC के लिए CGL के लिए लाया गया है एडिटोरिया की तरफ से, उसमें अभी भी जुड़ सकते हैं और अभी भी लाभ का मौका, जो अभी डिस्काउंट दिया गया है वहाँ से लाभ उठा सकते हैं और इसमें जुड़कर तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, इसका नोटिफिकेशन का डिटेल आप पाना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो इसका एडिटोरिया दरोगा टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। एडिटोरिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जीत बैच की अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। और यहीं पर वीडियो हम समाप्त करेंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।